साथियों, आज खुले खेत में खोलने वाले हैं सारे सूत्र। नमस्कार लीजिए, हाजिर है किसान पुत्र। अचानक मोदी जी नई संसद का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। दोनों सदनों में उन्होंने घूमकर देखा। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय उन्होंने यहाँ बिताया। उनके इस विजिट की तस्वीरें हर भाजपा नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ठेले जा रहा है। सब के सब पहली लाइन में लिख रहे हैं कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई संसद का काम पूरा होने वाला। नई संसद में पुरानी संसद से ज़्यादा सीटें होंगी, पर जब पुरानी संसद से नई संसद में शिफ्ट होने का समय आएगा तो क्या अब जितने कुल सांसद हैं ठीक उतने ही अमृतकाल में बने इस नई संसद में जा पाएंगे? मोदी साहब को बताना चाहिए कि नई संसद में विपक्ष होगा कि नहीं। क्या नई संसद में बीजेपी वाले ही बैठकर अश्लील फिल्में देखेंगे और विपक्ष के 1-2 नेता जो बचेंगे वे पुरानी संसद में ही रहेंगे? सारी विपक्षी पार्टियां आज अगर एक साथ आ गई हैं तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी और देश विरोधी ताकतें एक ही मंच पर इकट्ठा हो गई और विकास के इस मोदी युग को छीनना चाहती हैं। तो क्या इन सारे विपक्षियों को नई संसद में जाने का मौका मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी नेताओं के अलावा कोई और नई वाली संसद में जाएगा। विपक्ष के सवालों के जवाब देने से बचने के लिए बार बार पुरानी संसद को स्थगित करना पड़ रहा है। इसलिए विपक्ष का इलाज करने का एक अच्छा तरीका है, सारे विपक्षी तो भ्रष्टाचारी और देश विरोधी हैं ही, तो पवित्र नई संसद में सिर्फ बीजेपी वालों को ले जाइए और पुरानी संसद में सारे विपक्षियों को छोड़ दीजिए। विपक्ष कितना भी चिल्ला लेगा पर उनकी आवाज़ नई संसद तक नहीं पहुंचेगी और पुराने संसद में तो राहुल गांधी को भी आने की अनुमति बीजेपी दे ही देगी। तो वो आकर बता सकेंगे कि लंदन में दिया हुआ उनका भाषण देश विरोधी था या नहीं। अब तो वो नहीं बता पाए, बताने वाले थे, उससे पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया। पूरी दुनिया को पता है कि राहुल के पास अपना खुद का घर नहीं है, पर हमारे मोदी साहब दिल के इतने बुरे नहीं हैं। अगर राहुल प्रार्थना करेंगे तो उनको पुरानी संसद में ही कंबल डालकर रात को सोने की अनुमति मोदी साहब दे देंगे। संसद की कार्रवाई के समय वो खूब अडानी मुद्दे पर बोल सकेंगे। समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, माइक भी बंद नहीं होगा। शर्त यही रहेगी कि रहना पुरानी संसद में और बोलना भी पुरानी संसद में ही होगा। संसद की कार्रवाई के बाद राहुल वहीं बाहर में पकोड़े की रेहड़ी भी लगा सकते हैं। इसका इंतजाम और लाइसेंस भी मिल जाएगा और अपने जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। पुरानी संसद की कार्रवाई का संसद टीवी पर लाइव टेलीकास्ट तो नहीं हो पाएगा, पर विपक्षी अपने मोबाइल फ़ोन से फेसबुक लाइव करके अपनी बात पूरी कर सकते हैं। यहाँ उनके भाषण में कोई कट नहीं लगेगा। यहाँ विपक्ष को तमाम अधिकार दिए जाएंगे ताकि किसी की सदस्यता रद्द करने और घर छीनने की ज़रूरत न पड़े। इस प्रकार से सारे गैर भ्रष्टाचारी भाजपाई नई संसद में और पूरे देश के भ्रष्ट टुकड़े टुकड़े गैंग, जनता को भड़काने वाले देशद्रोही विपक्षी पुरानी संसद में होंगे। इस व्यवस्था से संसद के चारों सदनों की कार्रवाई बड़े ही अच्छी तरीके से चलेगी। कोई कोहराम नहीं मचेगा, माइक बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, संसद को अडजॉर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ थोड़ी कमी रह गई। क्या आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि किस चीज़ की कमी रह गई? मैं बताता हूँ। वॉशिंग मशीन कहाँ रखी जाएगी, इसका तो निर्धारण हुआ ही नहीं। अरे भाई, किसी को पुरानी संसद से नई संसद में लाने की ज़रूरत पड़ गई तो उसको ईडी और सीबीआई के डंडे से भाजपाई तो बना दोगे, पर गैर भ्रष्टाचारी कैसे बनाओगे? यहाँ काम आएगी दोनों सदनों के बीच में रखी जाने वाली वॉशिंग मशीन। इसमें भ्रष्टाचारी भाजपाइयों को डालकर घुमाया जाएगा और जब वे निकलेंगे तो नई संसद में बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत कर कुर्सी पर उनको विराजमान कराया जाएगा। यहाँ ध्यान देने की एक मुख्य बात है, ये वॉशिंग मशीन सिर्फ भ्रष्टाचार धोती है। चोरी, डकैती, बलात्कारी, गुंडई, ये चीज़ें इस वॉशिंग मशीन में धुलाई से नहीं जाएंगी। वैसे भी ये उपाधियाँ नई संसद में अलाउड हैं। भाजपाई इनको शान से धारण करके सदन की कार्रवाई सुगमता से चला सकते हैं। पर मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा की फिक्र सताने लगी है। व्यापम घोटाले में एक बार बेचारा पहले से ही वॉशिंग मशीन से निकल चुका है, पर नागपुरी संतरों ने फिर से अब उनको फंसा दिया है। न्यूज़ लॉन्ड्री में छपी खबर के मुताबिक नवंबर 2021 में
89 ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए एडवर्टाइजमेंट मार्केट में आई थी। एप्लीकेशन की फ़ीस 500 रुपये थी। लगभग 10,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुई। मार्क्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए 890 कैंडिडेट्स, उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है जो 4 फरवरी को सार्वजनिक की जाती है। 9, 10, 11 फरवरी को इंटरव्यू के आदेश दिए जाते हैं। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू की तैयारी में जुटे थे। इंटरव्यू से एक दिन पहले ही निर्णय लिया गया कि इंटरव्यू कैंसिल हो गए हैं, बिना इंटरव्यू ही सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट सोच रहे थे कि उनके घर पर कभी भी ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। इनको कुछ दिन बाद पता चला कि इस एडवर्टाइजमेंट के लिए तो कैंडिडेट्स की भर्ती कर ही ली गई है। सब परेशान थे कि कैसे और किस आधार पर यह सिलेक्शन हुआ। 74 लोगों को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और 14 लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात कर दिया गया था। पर अचरज की बात यह है कि इन सबके नाम जिनकी नियुक्ति हुई है, मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं था। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की अटेंडेंस में इन 88 लोगों को 3 दिवसीय ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि इन 88 लोगों को किस आधार पर चयनित किया गया। न्यूज़ लॉन्ड्रिंग ने पड़ताल की तो पाया कि चुने हुए 88 कैंडिडेट संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए। इनके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं थे। आरएसएस की सदस्यता के आधार पर ही इनको नियुक्त किया गया है। 25,000 से लेकर 45,000 तक मासिक तनख्वाह इनको दी जा रही है। माथा तो इस बात पर घूम रहा है कि इन चड्डी गैंग के लोगों की ट्रेनिंग में खुद भाजपाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद थे। अब आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी को कौन सी वॉशिंग मशीन में डाला जाएगा। व्यापम घोटाले में तो इन्होंने मशीन के सारे फिल्टर जाम कर दिए थे, फिर भी किसी तरह बीजेपी ने इनको धोया। पर क्या अब की बार इस देश का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनको वॉशिंग मशीन में घुसने देगा? इनकी धुलाई हो पाएगी या फिर हमारे देश का न्यायालय ही वॉशिंग मशीन की बिजली काट देगा? देखने वाली बात होगी। आजकल गुजरात के न्यायालय बाकी देश के न्यायालयों से कुछ अलग ही झटके दे रहे हैं। सूरत के ताज़ा प्रमोशन पाए जज साहब ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई। उनकी सदस्यता जाती रही, घर छिन गया। अब गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दरअसल मान्यवर गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी साहब की इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री निकलवा रहे थे। वही डिग्री जिसको हमारे गृह मंत्री साहब बड़े गर्व से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2016 में लाइव आकर दिखा रहे थे कि ये देखिए बीए और एमए की डिग्री प्रधानमंत्री साहब की। आज तक जितने भी हमारे पीएम बने हैं वे खूब पढ़े लिखे थे, पर मोदी साहब तो खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े हैं। तो काहे केजरीवाल साहब इनकी डिग्री के पीछे पड़े हैं? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं। तो दरअसल चुनाव लड़ते समय एक एफिडेविट दिया जाता है, उसमें सारी जानकारियां देनी होती हैं। अगर उसमें गलत जानकारी दी गई या कोई जानकारी छुपाई तो बड़ा एक्शन हो सकता है सदस्यता भी चली जाए। अपने इलेक्शन एफिडेविट में मोदी साहब ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमए दिखाई है। विपक्ष ने इनके इस एफिडेविट में जो जानकारी दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसको इनके इंटरव्यू से मिलाया तो कई चीज़ें संदेहपूर्ण मिली। आज तक इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाले मोदी जी इस धरती पर अकेले प्राणी हैं। ये कोर्स कब शुरू हुआ, कब ख़त्म, इसके साक्ष्य आज तक नहीं मिल पाए हैं। आरटीआई से जवाब मांगा गया तो खूब टाल मटोल हुई, पर जब इस तरह की कई आरटीआई आने लगी तो सीआईसी ने आदेश दिया कि गुजरात यूनिवर्सिटी को अपने रिकॉर्ड देकर स्पष्ट करना चाहिए कि मोदी साहब ने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की है या ये ऐसे ही फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने फिर से प्राइवेसी का बहाना बनाया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अब हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया कि मोदी साहब की एमए की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। क्या लोकतंत्र में भारत के नागरिक को ये पता नहीं होना चाहिए कि उनके पीएम साहब कितने पढ़े लिखे हैं?
गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या कल को आप भारत सरकार के किसी भी विभाग में नौकरी पा लेते हैं तो आपके शैक्षणिक कागजात वेरीफाई नहीं होंगे? बिना वेरिफिकेशन के आपको ड्यूटी में प्रमोशन या आपका ओहदा बढ़ेगा? आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब कागजात रिस्पेक्टिव बोर्ड और यूनिवर्सिटी में वेरीफाई होने के लिए जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट जाली पाए जाते हैं तो नौकरी तो जाएगी ही, साथ में 420 का केस लगाकर आप जेल में सड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो क्या ये प्रावधान सिर्फ आम आदमी के लिए है? ना ही मोदी जी आप ये बताओगे कि आपकी डिग्री कहाँ से आई, और ना ही आपके पूंजीपति मित्र ये बताएंगे कि उनकी कंपनियों में पैसे कहाँ से आ रहे हैं। संविधान में ये ही लिखा है कि सबके लिए कानून बराबर है, पर आजकल भाजपाइयों के लिए कानून का अर्थ अलग लग रहा है और बाकी बची विपक्ष और संपूर्ण जनता के लिए इसका मतलब अलग निकल रहा है। एक बात और, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एमए की डिग्री नहीं मिल रही तो बीए की सत्यापित कर लो, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है साहब ने। पर यहाँ भी इलाज किया जा चुका है। 1978 में मोदी साहब ने दिल्ली से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए में दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो अपनी डिग्री की हुई है वो अपने एफिडेविट में दिखाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि उस समय हम सिर्फ 1 साल का ही रिकॉर्ड रखते थे, इसलिए नरेंद्र मोदी का उस समय का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। बात है ना अटपटी। आजकल आज़ादी के समय तक का सरकारी रिकॉर्ड निकल कर सामने आ जाता है अगर किसी शैक्षणिक संस्थाओं में कोई दाखला लिया होता है तो। पर मोदी साहब की 1978 की बीए की डिग्री के रिकॉर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप आसान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। हमारे गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह जी, वे लगभग एक केस में, एनकाउंटर केस में फंसने वाले थे और इनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म होने के कगार पर खड़ा था। इनकी केस की सुनवाई जज लोया साहब ही कर रहे थे। जज लोया साहब की मौत हो गई। इंसाफ मांगते मांगते जज लोया साहब की फैमिली जब पूरी तरह से थक गई तो पता है उन्होंने क्या कहा था? देयर इज नो होप लेफ्ट, एवरीथिंग सीम्स मैनेज्ड। फिर सुनिए, देयर इज नो होप लेफ्ट, एवरीथिंग सीम्स मैनेज्ड। मुझे अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना नहीं आता, आप खुद लोग इसका मतलब निकाल लेना, समझ लेना और केजरीवाल जी को भी समझा देना। गोदी मीडिया और भाजपाइयों का आज गला सूख गया है। राहुल गांधी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि अपील फाइल कर दीजिए, उच्च न्यायालय से ज़रूर आपको राहत मिल जाएगी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब क्यों डरे हुए हैं? दरअसल मोदी शाह ने जो प्लान राहुल ट्रैप बनाया था वो उल्टा पड़ गया। मकसद तो राहुल को अपनी गुंडई दिखाकर डराना धमकाना था ताकि वो चुपचाप बैठ जाए और उनको लेकर एक एग्जाम्पल सेट किया जाए जिससे संपूर्ण जो विपक्ष है उसके नेता भी डर जाएं और अडानी पर सवाल न पूछे, मोदी पर सवाल खड़े ना करें। पर राहुल गांधी ने इनकी गुंडई को ही हथियार बना लिया और जेल जाने की तैयारी अब वो कर रहे हैं। अमित शाह और दूसरे भाजपाई बार बार कह रहे हैं कि राहुल को किसी ने नहीं रोका है, उनको उच्च अदालत में अपील करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी देखिए अब कह चुका है कि निचली अदालतों को मुद्दों की गंभीरता देखते हुए एक्सट्रीम पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश बोल चुके हैं कि वो राहुल गांधी के केस को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है बिना मतलब में छोटे से मुद्दे का अलग अर्थ निकालकर ज्यादती हुई है। पर परिस्थितियाँ ऐसी बनाई गई, जज साहब से, न्यायालय से उनको सज़ा दिलवा दी गई, वो भी एक्सट्रीम 2 साल की। माना नहीं केस में, ऐसा एक भी केस अपने इतिहास में नहीं है। अब राहुल अपील नहीं करते हैं और जेल चले जाते हैं तो पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बदनामी होगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी की पहचान लोकतंत्र के मुखिया के नज़रिए से ही है, पर जब उनके शासनकाल में चोर को चार कहने पर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता अगर 2 साल तक जेल चला जाता है, 8 साल का चुनावी बैन उसके ऊपर लग जाता है, संसद सदस्यता और घर भी छिन जाता है, तो विदेश में मोदी साहब की क्या इज्जत रह जाएगी? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज एक विपक्ष के नेता के सच बोलने से डर गई। अंतर्राष्ट्रीय फजीहत बुरी होने वाली है और मोदी साहब का वास्तविक कद है कितना, इसका अब देश को ही नहीं पूरी दुनिया को पता चलने वाला है। और बात अकेली फजीहत तक नहीं रुकेगी। अगर राहुल जेल चले जाते हैं तो जो सद्भावना अब उनके साथ विपक्ष की सारी पार्टियों की दिखाई दे रही है
वो आम जनता में फैल जाएगी। आम जनता सोचने को मजबूर होगी कि देखिए सही तो कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं, कितना पैसा देश का लेकर वो देश को चूना लगाकर भाग गए, फिर भी राहुल गांधी को जेल हो गई। कल को कोई जनता के बीच से कोई तबका अपने हक की आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ सत्ता क्या क्या कर सकती है, इसका अंदाज़ा देश की जनता राहुल गांधी के केस से मिलान करके लगाने लगेगी। इस देश में जिस तरह से यूएपीए, एनएसए के बारे में कहा जाता है कि उनका सत्ता गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, वो धीरे धीरे जनता को सच नज़र आने लगेंगे। किसानों के साथ जो बर्बरता की थी वो जनता के किसी भी नुमाइंदे के साथ हो सकती है, ये बात भी जनता के मन में अब बैठने लगेगी। सवाल आज मोदी और मोदी सत्ता पर ही नहीं, न्यायालय को कठघरे में भी खड़ा कर रहा है कि गुजरात के अंदर किसी भी कोर्ट में चले जाइए, फैसला सत्ता के पक्ष में ही आता हुआ दिखता है। ये सवाल कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी बदनाम करेगा और सुप्रीम कोर्ट तक चिंता बढ़ाएगा। पर क्या करें, सरकार के हाथ से तो गेंद निकल चुकी है। सूरत में जो 2 साल की सज़ा हुई है वो भी तो एक कोर्ट के जज ने दी है। बीजेपी अब खुलेआम ये नहीं कह सकती कि राहुल गांधी को दिल्ली के किसी कोर्ट में चले जाइए। गुजरात के जो सूरत का जो सेशन कोर्ट था उसने तो ऐसे ही अपना डिसीजन दे दिया होगा। अब चीज़ें जब फंसती नज़र आ रही हैं तो ये सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्लीज़ आप कोर्ट में चले जाइए और आपके खिलाफ़ जो सज़ा हुई है उसको क्वेश कराकर संसद में आ जाइए। 9 साल में पहली बार टक्कर सीधी मोदी साहब से हुई है। इस देश में आज ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक में बीजेपी ये कहकर चुनाव लड़ती है कि हमारे कैंडिडेट को मत देखिए, मोदी जी को देखिए, मोदी जी को देखकर ही वोट दीजिए, क्योंकि आपको मोदी पर भरोसा है, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो जो भी करेंगे देश के भले के लिए ही करेंगे। आज मोदी साहब के इसी ओरा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी जी सामने खड़े और जनता जनार्दन जब मोदी साहब को जुल्म करने वाला और राहुल को क्रूरता सहते हुए देखेगी तो सियासत को हिचकोले खाने में देर नहीं लगेगी। याद कीजिए इमरजेंसी के तुरंत बाद के दौर को। जॉर्ज फर्नांडिस को इंदिरा ने जेल में डाले रखा था और चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल से ही पर्चा भरा, वो भी उसी लोकसभा सीट से जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी। हाथ में हथकड़ी लगाए जॉर्ज फर्नांडिस की सिर्फ यही तस्वीर हर जगह फैल गई और जनता से आवाज़ आने लगी, जेल का ताला टूटेगा, जॉर्ज फर्नांडिस छूटेगा। चुनाव के नतीजे वाले दिन जॉर्ज अपनी जेल की कोठड़ी में सो रहे थे। बाहर से आवाज़ आई कि इंदिरा ने दोबारा गिनती की मांग की है। सारे कैदियों ने जय जयकार के नारों से जेल को गुंजा दिया। दोबारा गिनती हुई, पीएम रही और पीएम पद की उम्मीदवार इंदिरा गांधी हार चुकी थी। जॉर्ज फर्नांडिस विजयी हो चुके थे। जेल का ताला अगले ही क्षण टूट चुका था। उस समय की इंदिरा गांधी के ओरा और चमक को आप मोदी जी से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि उस समय की इंदिरा की चमक को और उनका कद फिलहाल के मोदी साहब का जितना कद है उससे कहीं ज़्यादा वजनी था। पर इमरजेंसी और विपक्ष को जेल में घुसने की कवायद ने उनका घमंड तोड़ा और एक मामूली से दिखने वाले नेता ने जेल से ही इंदिरा को हरा दिया। एक प्रधानमंत्री पद की दावेदार को हरा दिया, जो कई बार पीएम बन चुकी हैं, उनको हरा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जनता ने भांप लिया था कि इंदिरा में तानाशाह का चेहरा आ चुका है। वो तानाशाही रवैये से सबको समेटते हुए चल रही है। परिस्थितियां धीरे धीरे वैसे ही आज के दिन बनती जा रही हैं। बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है। बीजेपी अब अडानी नाम से भी डरने लगी है। बीजेपी अब पोस्टर से भी डरने लगी है। बीजेपी अब यूट्यूब के पत्रकारों और विपक्ष के ट्वीट से भी डरने लगी है। बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट से भी डरने लगी है। बीजेपी अब राहुल गांधी से भी डरने लगी है। सिर्फ आखिरी कड़ी बाकी है। जिस दिन राहुल जेल गए, बीजेपी जनता के बीच जाने से भी डरेगी और राजनीति किस तरह से हिचकोले खाएगी उसका नज़ारा देखने ही योग्य होगा। सोचिएगा। नमस्कार।